हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं समास। बच्चों समास का कुछ पार्ट या हिस्सा हम कल पढ़ चुके थे, जिसमें से कुछ रह गया था। आज पूरा समास दोबारा से रिवाइज करेंगे और बच्चों बचे हुए पार्ट को भी क्लियर करते हैं। तो बच्चों आज के लिए हमारे पास टॉपिक है समास के अंदर। एक सेकंड बच्चों। समास। बच्चों समास क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, सब हम कल पढ़ चुके थे। बच्चों समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने एक नवीन व सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं बच्चों, जिसमें से हम अव्ययीभाव समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास, कर्मधारय समास व बहुब्रीहि समास। बच्चों ये सभी हम पढ़ चुके थे। हमारा एक समास बचा था, कौन सा? तत्पुरुष समास। तो बच्चों तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इन समासों को दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल भाषा में देखो बच्चों, अव्ययीभाव समास उस समास को कहते हैं जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है बच्चों, जिस समास का प्रथम पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बच्चों कोई भी समास होता है तो उस समास के अंदर 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। पूर्व पद को प्रथम पद या प्रथम पद या पहला पद बोल सकते हैं। तो बच्चों जिस समास का पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। बच्चों द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, तिराहा, दोपहर, त्रिनेत्र, पंचमुखी। तो इस तरीके से बच्चों जिस प्रकार के जितने भी शब्द आएंगे सब किस में आएंगे? द्विगु समास में। और बच्चों द्वंद्व समास के अंदर हमने क्या पढ़ा था बच्चों? द्वंद्व का मतलब होता है विरोधाभास या विलोम, अपोजिट। तो द्वंद्व समास के अंदर बच्चों वो शब्द आते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जैसे राजा रानी, माता पिता, भाई बहन। ठीक है बच्चों, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। तो इसी तरीके के जितने भी आते हैं सब किस में आते हैं बच्चों? द्वंद्व समास के अंदर। और बच्चों कर्मधारय समास, जिस समास के अंदर देखो कर्मधारय समास का प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, या जिस समास के अंदर प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य का संबंध रखते हैं। जैसे बच्चों यहाँ पर हम एक शब्द लिख रहे हैं नीलकंठ। ठीक है बच्चों, नीलकंठ के बच्चों इसमें 2 पद हैं, एक आपका नील है और दूसरा कंठ है। कंठ का मतलब होता है बच्चों गला। ठीक है, और नील का मतलब क्या होता है बच्चों? नील का मतलब होता है नीला। तो नीला क्या है? नीला एक रंग है, जिसका मतलब है कि ये एक गले की क्या बता रहा है बच्चों? विशेषता। देखो गला तो गला होता है बच्चों, लेकिन गला है कैसा? तो गला है कैसा बच्चों? नीला। भाई गला तो देखो हर मनुष्य का गला होता है। अब गले का किसी का गला थोड़ा लंबा होता है, किसी का मोटा होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ गले को उसकी विशेषता क्या बताई गई है? नीला। तो मतलब जिसका गला नीला वो कौन होता है बच्चों? हमारे यहाँ नीलकंठ शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? नीलकंठ शब्द इस्तेमाल किया जाता है महादेव या शंकर भगवान के लिए। तो ये जो नीला शब्द है किसकी विशेषता बता रहा है? गले की। तो इसका मतलब ये नीला क्या है बच्चों? नीला है विशेषण। ठीक है, नीला क्या है? विशेषण। और विशेषता बता किसकी रहा? गले की। इसका मतलब है गला क्या है? गला है विशेष्य। ठीक है बच्चों, अब तो देखो कर्मधारय समास के अंदर 2 पद हैं, जैसे नील कंठ। तो नील, नीला, कंठ, गला, तो दोनों ही
पदों के अंदर कैसी संबंध है बच्चों? विशेषण और विशेष्य का। तो कर्मधारय समास के अंदर प्रथम और उत्तर पद के अंदर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ठीक है बच्चों, अब एक बार देख लेते हैं बहुब्रीहि समास को भी। बहुब्रीहि समास के अंदर बच्चों वो सभी पद आते हैं जो अपने में पर्यायवाची हैं, या देखो बहुब्रीहि समास के दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, लेकिन दोनों पद मिलने के बाद एक नए पद का निर्माण करते हैं जिसका अर्थ विशेष निकलता है। जैसे बच्चों हम बात कर रहे थे, यहाँ पर बात करते हैं वीणा पाणी। वीणा पाणी, वीणा का मतलब क्या होता है बच्चों? वीणा का मतलब तो वीणा सभी जानते हैं, जो माता सरस्वती बजाती हैं। और पाणी का मतलब क्या होता है? पाणी का मतलब होता है बच्चों ग्रहण करना, ग्रहण। ठीक है, ग्रहण करना मतलब उसका इस्तेमाल करना, अपने पास रखना। तो यहाँ पे क्या है? वीणा पाणी मतलब वीणा धारण करने वाली। तो वीणा कौन बजाता है? वीणा बजाती है सरस्वती माता। इसका मतलब क्या है कि वीणा धारण करने वाली अर्थात सरस्वती। तो देखो एक अर्थ अलग निकला, दोनों ही पदों का अलग अलग अर्थ है, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद अर्थ अलग हो गया। वीणा अपने में विशेष है, पाणी अपने में विशेष है, दोनों ही अलग अलग हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों? जिस समास के दोनों पद अलग अलग होते हैं लेकिन दोनों मिलने के बाद एक अर्थ विशेष बनाते हैं, ऐसे शब्द किस में आते हैं बच्चों? बहुब्रीहि समास के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। अव्ययभाज्य समास, जिस समास का पहला पद प्रधान। द्विगु समास, जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद एक दूसरे के अपोजिट या विलोम। कर्मधारय समास, प्रथम पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। और बहुब्रीहि समास, जिस समास के दोनों ही पद अप्रधान हो लेकिन दोनों मिलने के बाद कोई अर्थ विशेष निकालें, ऐसे पद किस में आते हैं? बहुब्रीहि समास के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा रिवाइज हो गया। अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तत्पुरुष समास। तो बच्चों देखते हैं आगे तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, देखो मैंने आपको पहली क्लास में भी बताया था समास की कि तत्पुरुष समास के अंदर कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है, कारक चिन्ह या विभक्ति। तो ये कारक चिन्ह की उत्पत्ति होती कैसे है बच्चों? मैंने आपको उस दिन भी बताया था। हम कोई भी एक वाक्य ले लेते हैं, देखो जैसे तुलसी दास ने राम चरित्र मानस का रामचरितमानस का निर्माण किया। ठीक है बच्चों, सॉरी निर्माण नहीं आएगा, रामचरितमानस का संकलन। ठीक है बच्चों, अब देखो तुलसीदास ने, तुलसीदास कौन है बच्चों? यहाँ तुलसीदास है कर्ता। अब कर्ता के साथ क्या आया? ने। रामचरितमानस का, अब यहाँ पे बच्चों संकलन करना, निर्माण करना, तैयार करना, लिखना, सबके सब ये शब्द क्या हैं? एक तरीके से यहाँ क्या है? ये एक क्रिया हो गई। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गई? क्रिया। लेकिन रामचरितमानस ये जो शब्द है ये अपने में क्या है बच्चों? ये है कर्म। ठीक है, तो अब कर्म के साथ यहाँ क्या लगा है? का। तो कर्ता ने ये कर्म। ठीक है बच्चों, कर्म। अब यहां पे देखो राम के साथ एक कारक चिन्ह आया, ने क्या है? ने है बच्चों एक कारक चिन्ह। अब इस कारक चिन्ह को हम क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह भी बोलते हैं, कारक चिन्ह या विभक्ति भी बोल सकते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के अंदर इसी तरह से कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है या विभक्ति चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। या जैसे हम नेक्स्ट वाक्य देखते हैं कि राम ने रावण को तीर से मारा। ठीक है बच्चों, मारा।
अब यहाँ पे राम क्या है भाई, मारने वाला है राम, इसका मतलब है राम कार्य कर रहा है। तो जो कार्य करने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कर्ता। तो कर्ता के साथ कौन सा विभक्ति चिन्ह है बच्चों, ने। ठीक। मारा शब्द कैसा है बच्चों, मारा शब्द है क्रिया, क्लियर है, मारा शब्द क्या है, क्रिया। लेकिन मारा किसको है, रावण को। तो बच्चों रावण क्या है, यहाँ रावण है कर्म, और कर्म के साथ कारक चिन्ह को। ठीक है। अब यहाँ क्या है, तीर, तीर क्या है, करण। करण का मतलब जानते हैं बच्चों, करण का मतलब होता है वह वस्तु जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है। ठीक है ना, या किसी भी कार्य को करने के लिए जिस भी वस्तु का सहारा लिया जाए, ठीक है, या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसे हम करण बोलते हैं। तो ये करण के साथ क्या आया, से। ठीक है। तो इसी तरीके से तत्पुरुष समास के अंदर हर एक जगह अलग अलग तरीके से अलग अलग विभक्ति का या अलग अलग कारक चिन्हों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, यह सभी कारक चिन्हों का इस्तेमाल तत्पुरुष समास के अंदर होता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, हमेशा कर्ता के साथ जो भी कारक चिन्ह आता है वो जब भी आएगा वो हमेशा किस में आता है बच्चों, भूतकाल में। किस में आता है, भूतकाल में या पास्ट में। क्योंकि अगर आप राम के साथ यहां ने का इस्तेमाल करने के बाद अगर इसी वाक्य को आप वर्तमान में या प्रेजेंट काल में बनाना चाहेंगे तो नहीं बना पाएंगे। देखो एक बार देख लेते हैं, जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, मारा मतलब ये काम बीत चुका है, क्यों बच्चों ये काम क्या हुआ, बीत चुका। लेकिन अगर इसी को आप वर्तमान में बनाना चाहोगे, जैसे कि राम ने रावण को तीर से मारा, अब मारा तो मतलब जो काम बीत चुका। अब अभी अगर हम बात करें कि राम ने रावण को मारता है, मतलब अभी वर्तमान में मारता है, राम ने रावण को तीर से मारता है, क्या वाक्य शुद्ध है, नहीं। राम ने रावण को तीर से मारा मतलब मार चुका, काम खत्म, भूतकाल की बात हो रही है। लेकिन इसको अगर प्रेजेंट की बात करते हैं, बिल्कुल अभी अभी की, कि राम ने रावण को तीर से मारता है, वाक्य गलत होगा। उसी तरीके से अगर हम इसको बात करते हैं भविष्य की, कि राम ने रावण को तीर से मारेगा, तो भी गलत है, कि राम ने रावण को तीर से मारेगा, नहीं बनेगा। क्या बनेगा, राम रावण को तीर से मारेगा। तो यहां ने नहीं आएगा। तो बच्चों कहने का मतलब ये है कि कर्ता के साथ कारक चिन्ह ना तो प्रेजेंट में आता है ना भविष्य में आता है। कर्ता के साथ कारक चिन्ह का इस्तेमाल जब भी होगा वो भूतकाल में होगा, ना वर्तमान में होगा, ना भविष्य में होगा। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे तत्पुरुष समास के पार्ट देखते हैं। देखो बच्चों, तत्पुरुष समास तत्पुरुष समास के अंदर कर्म तत्पुरुष, ठीक है बच्चों, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। ठीक है बच्चों। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण। ठीक है बच्चों, लास्ट है अधिकरण, यहां देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे जो तत्पुरुष है, तत्पुरुष के कितने पार्ट हुए, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, ये तत्पुरुष समास के पार्ट हैं। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कर्ता ने, ठीक है बच्चों, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, कर्म को। तो उसी तरीके से बच्चों यहाँ पर जो तत्पुरुष को डिवाइड किया गया है, ये डिवाइड किया गया है कारक चिन्हों के अकॉर्डिंग या कारक चिन्हों के अनुसार। तो कर्म तत्पुरुष के अंदर जो कारक चिन्ह का इस्तेमाल होता है बच्चों, वो क्या होता है, को। ठीक है। करण से होता है बच्चों से या के द्वारा, के द्वारा। ठीक है बच्चों।
संप्रदान के लिए आता है बच्चों के लिए, अपादान से, लेकिन ये से कैसा होगा बच्चों, अलग होना, कैसा होगा, अलग होना, ठीक है। और संबंध में यह कारक चिन्ह आता है बच्चों का, की, के, या, रा, री, रे। ये किसके कारक चिन्ह है बच्चों, संबंध तत्पुरुष के। अधिकरण में आता है बच्चों में और पर, ठीक है। अगर आपको ये याद है और अगर नहीं है तो आपको ये याद करने होंगे, और अगर आपने ये याद कर लिए तो बच्चों तत्पुरुष समास को पहचानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखो, कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, या, रे, रारी, रे, और अधिकरण में और पर। अब बच्चों ये कारक चिन्ह अगर आपको याद हैं तो आप तत्पुरुष समास से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कभी भी गलत नहीं करेंगे, ना ही कंफ्यूजन में रहेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों, एक एक तत्पुरुष समास पर एक एक करके हम प्रकाश डालेंगे। अब यहाँ सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है बच्चों, कर्म तत्पुरुष के अंदर क्या आता है, देखो यहाँ ऐसे शब्द आते हैं जैसे कर्म तत्पुरुष में बच्चों एक शब्द लिखते हैं हम गगनचुंबी, ठीक है बच्चों, एक सेकंड, गगनचुंबी। बच्चों अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इसको देखो, अगर इसको हम पूरा एक्सप्लेन करते हैं तो गगनचुंबी का मतलब क्या होगा बच्चों, गगनचुंबी का मतलब होगा गगन को चूमने वाला। गगन का मतलब बच्चों, गगन का मतलब आकाश या आसमान, चुंबी मतलब चूमना। तो अब इसको अगर आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि गगन को चूमने वाला को, तो यहाँ क्या आया बच्चों, को आया, गगन को चूमने वाला या आकाश को चूमने वाला, तो यहाँ कारक चिन्ह क्या है बच्चों, को। अब बात है गगन या आकाश। अब देखो ये कर्म तत्पुरुष में आया, ठीक है। कर्म तत्पुरुष के अंदर बच्चों एक चीज और होती है, कर्म तत्पुरुष के अंदर हमेशा कर्म की प्रधानता होती है, ठीक है, कर्म की प्रधान। अब एक चीज बताओ, अब वो गगनचुंबी शब्द है तो गगनचुंबी किसे कहा जाएगा, मतलब उसने ऐसा कोई ना कोई कार्य तो किया होगा गगन को चूमने लायक। जैसे अगर हम बात करें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि गगन चूमना। अब इसका मतलब जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं कि कोई आपके क्षेत्र में ऐसी कोई बिल्डिंग बन जाए जो जिसमें बहुत सारे माले हों या बहुत ऊंचाई तक हो, मान लो 50-60 माले हों, तो आप क्या बोलोगे उसको देख के, ये तो ऐसी बिल्डिंग है जो गगनचुंबी मतलब आसमान को छूने लायक। तो ऐसा शब्द अगर उसके लिए इस्तेमाल किया गया है तो किस बेस पे किया गया है कि उसने उसके लायक या कहने लायक कोई तो कार्य है उसमें क्या है, या उसकी ऐसी कोई ना कोई क्वालिटी है कि आप उसको इस तरीके से बोल रहे हो। क्यों, अगर वो इतनी ऊंचाई पे है, इतने उसके अंदर मतलब माले हैं, बिल्डिंग है, तो इसका मतलब है उसका इस तरीके का बनना ही उसकी विशेषता है, तो उसने कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है तभी आप उसको इस तरीके से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कर्म की भी प्रधानता होती है। गगन चुंबी इसका मतलब है गगन को चूमने वाला, या जैसे हम बोल दें पॉकेट मार। अगर आप किसी को पॉकेट मार बोल रहे हैं, इसका मतलब पॉकेट मार को क्या बोलोगे, जेब कतरा भाई, जेब कतरा या जेब काटने वाला, या पॉकेट मार मतलब पॉकेट मारने वाला, बात तो एक ही है। अब जेब कतरा, जेब को काटने वाला कौन है बच्चों, जेब को काटने वाला, ठीक है, जेब को काटने वाला। इसका मतलब क्या है, उसने जेब काटने का काम किया, कौन सा कर्म किया उसने, जेब काटने का। इसका मतलब है अब यहां को आया जेब के साथ, ठीक भाई। यहां अगर हम सीधा सीधे इस वाक्य की बात, शब्द की बात करते हैं कि जेब कतरा, अब जेब कतरे का अगर हम एक्सप्लेन करते हैं कि जेब को काटने वाला, तो जेब को काटने वाला बच्चों, काटना तो एक क्रिया है, सिंपल सी बात है। बाला कौन है, जिसने जेब काटी, तो ये तो करता हो गया भाई, उसमें उसने नाम ही तो नहीं दिया कि किसने काटी है, लेकिन सीधा सीधा बता तो रहा है कि जेब को काटने वाला, तो काटने वाला। अब यहाँ जो बाला शब्द है तो एक कर्ता को तो संबोधित कर रहा है, तो जो बाला शब्द एक तो करता हुआ, काटना भाई एक तरीके से क्रिया है। अब जेब काटा क्या है, उसने जेब काटी है, तो जेब क्या है उसकी कर्म, तो कर्म के साथ को आया कि नहीं आया, कर्म के साथ कौन सी विभक्ति है, को, ठीक है। तो जेब कतरा
जेब को काटने वाला, इसका मतलब है यहाँ कर्म के साथ कारक चिन्ह। तो इस तरीके के शब्द आपके किस में आएंगे बच्चों? कर्म तत्पुरुष में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, जैसे करण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, हम जैसे बात करते हैं करण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, अब यहां ले लेते हैं करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष। ठीक है बच्चों, करण तत्पुरुष का क्या मतलब होता है? करण तत्पुरुष का मतलब होता है जिसके द्वारा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है। ठीक है, उसमें चाहे कोई व्यक्ति हो या वस्तु हो। अब यहां जैसे एक शब्द आता है तुलसीकृत। क्या आता है बच्चों? तुलसीकृत। अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं शब्द को, तो इसमें दो पद हैं, एक तुलसी और एक कृत। तो इसको अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा रचित। ठीक, तो मतलब क्या है? तुलसीकृत मतलब कोई ऐसी पुस्तक है जो तुलसीदास ने लिखी है, तो उसने सीधा सीधा क्या कहा? तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा लिखी हुई या तुलसी के द्वारा रचित। तो यहाँ क्या है? तुलसीकृत, तुलसी के द्वारा, आया कारक चिन्ह, ये रहा। मैंने आपसे क्या बताया? करण तत्पुरुष के अंदर के द्वारा आएगा या से। ठीक है, अब जैसे एक शब्द हम देखते हैं रेखांकित, रेखांकित। अगर बच्चों आप इस शब्द को एक्सप्लेन करेंगे तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेखा के द्वारा अंकित। ठीक है बच्चों, रेखा के द्वारा अंकित मतलब कि यहां कोई भी दो स्थान ले लेते हैं या कुछ भी दो प्लेस की कहीं की भी अगर वो बात कर रहा है, तो वो क्या बता रहे हैं कि रेखा के द्वारा। अब जैसे यहाँ की बात कर रहे हैं, ये आपका शहर है दिल्ली, इधर हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़। ठीक, अब यहाँ से अगर यहाँ जाने की बात कर रहे हैं या दो शहरों को किसी मैप पे हम अगर दर्शा रहे हैं, तो एक लाइन के द्वारा, वही लाइन खींच दी तो रेखा के द्वारा अंकित हुआ कि ये तो दिल्ली है, ये चंडीगढ़ है। तो ये रेखा के द्वारा दिखाया गया है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इसी तरीके से रेखांकित का मतलब क्या है? रेखा के द्वारा अंकित या रेखा के द्वारा दर्शाया हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके के शब्द किस समास के अंदर आते हैं बच्चों? करण तत्पुरुष। ठीक है ना। अब जैसे रस भरा, अब एक शब्द है रस भरा। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं रस भरा, इसका मतलब क्या होगा? कि रस से भरा हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? रस से भरा हुआ। ठीक है बच्चों, रस से भरा हुआ, इसका मतलब रस से आया। भाई कोई वस्तु है, गिलास है, कुछ भी है, वो किस चीज से भरे की बात कर रहा है? रस से भरा हुआ। जैसे आप कभी कभी देखते हो, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप मान लो संतरा खा रहे हैं या कोई ऐसा फ्रूट खा रहे हैं जो रसीला है, तो आप क्या बोल देते हो अचानक खाने के बाद? यार रस से भरा हुआ निकला है, तो बढ़िया निकला। तो रस से भरा हुआ, इसका मतलब वो कैसे फुल है? रस के द्वारा, उसमें रस की मात्रा भरपूर है, तो यहाँ से आ गया। तो उसी तरीके से जहां पर से या के द्वारा सीधा सीधा संबंध दर्शाता है, तो वहां क्या है बच्चों? करण तत्पुरुष। ठीक है, आगे बच्चों हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। आगे हम क्या देखते हैं? संप्रदान तत्पुरुष। देखो, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। बच्चों संप्रदान तत्पुरुष के अंदर एक चीज आपको ध्यान देना है, अधिकार। संप्रदान तत्पुरुष के अंदर बच्चों अधिकार देखने को मिलेगा आपको किसी भी शब्द की अगर हम बात करते हैं। अब अधिकार का मतलब यह होता है कि जो चीज जिसके लिए है वो उसी के लिए है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं घुड़साल, एक शब्द है बच्चों घुड़साल। घुड़साल सभी जानते हैं। ठीक है, घुड़साल एक ऐसा शब्द, अभी अगर हम बात करें, जैसे आपने तबेला सुना होगा। ठीक है, तबेला क्या होता है? तबेला भी घुड़साल होता है, मतलब जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है, या रात को बांध के
अपना एक उनके लिए एक विश्राम गृह बना दिया जाता है पशुओं के लिए। तो अब यहाँ बात हो रही है पशुओं का एक विश्राम गृह है ये, लेकिन ये है किस तरीके का, घुड़साल, मतलब घोड़ों के लिए, घोड़ों के लिए। अब एक विश्रामालय बना दिया, किसके लिए, जानवरों के लिए, लेकिन उसने बनाया किसके लिए, घुड़साल अगर नाम दिया है तो बनाया किसके लिए है, घोड़ों के लिए। अब रहने के लिए तो उसमें चाहे वो किसी भी प्रकार के पशु को, अपने गाय भैंस भी बांध सकता है, लेकिन उसने वो तैयार किसके लिए किया था, घोड़ों के लिए। तो उस घुड़साल पर या विश्राम कक्ष पर किसका अधिकार है, घोड़ों का। जैसे हम लिखते हैं बच्चों, मालगाड़ी, मालगाड़ी सामान को लाने ले जाने का कार्य करती है, लेकिन मालगाड़ी बनाई किसके लिए गई है भाई, सीधा माल के ट्रांसपोर्ट के लिए। क्या मालगाड़ी से आदमी नहीं जा सकते, जा सकते हैं। अब जैसे घर में बनाया जाता है रसोई घर, ठीक है बच्चों, घर में क्या एक बनाया जाता है, रसोई घर, जिसे आप आज के दौर में इंग्लिश में क्या बोलते हो, किचन, ठीक है। अब आपने किचन बनाया, ठीक, रसोई घर। अब ये तो आपको ये भी नहीं पता होगा बच्चों कि रसोई क्या होता है और घर क्या होता है, ठीक है, आपको नहीं पता होगा कि रसोई क्या होता है। सिर्फ आपको अगर रसोई शब्द आया तो रसोई आपके दिमाग में एक ही चीज आएगा, किचन, जहां पे खाना बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। रसोई का मतलब अगर आपको पता हो, रसोई का मतलब होता है खाना, ठीक, और घर का मतलब तो आप सभी जानते हैं, घर, ठीक। वो घर या मकान या कमरा जिसमें खाना तैयार किया जाता है उसे रसोई घर बोलते हैं, ठीक है ना। जिस कमरे या मकान के अंदर खाना तैयार किया जाता है या खाना बनाया जाता है उसको हम रसोई घर बोलते हैं। अब यहाँ जो कमरा बना या मकान बना वो किसके लिए बना, खाने के लिए या खाना तैयार करने के लिए, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रसोई घर, ठीक है बच्चों। अब इस कमरे पे जो अधिकार है वो किसका है, रसोई का या खाने का। लेकिन तुमने देखा है कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है कि आदमी को रसोई घर में सोना पड़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। अगर सिंपल सी बात है, अगर वहां आप उसके साथ साथ एक्स्ट्रा कोई और भी काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन स्पेशल वो मकान या कमरा बना किसके लिए, रसोई के लिए, ठीक है बच्चों। रसोई शब्द खाना से संबंधित है या खाने को बोला जाता है। आज के दौर में तो हम सीधा कुछ भी बोल देते हैं। पहले समाज में अगर हम बात करें तो पहले महिलाएं क्या बोलती थी, अगर आप वैदिक काल की बात कर लो तो पहले क्या बोला था कि मैं रसोई चढ़ाने जा रही हूँ। रसोई चढ़ाने का मतलब क्या होता है, अब आज के हिसाब से रसोई चढ़ाने का मतलब तो रसोई, आपको पता है रसोई क्या है, किचन, लेकिन ऐसा नहीं है। रसोई चढ़ाने का मतलब खाना बनाने, ठीक है ना, खाना बनाने, या जैसे दाल बनाने जा रही हैं इस तरीके से, तो रसोई का मतलब होता है बच्चों खाना। तो रसोई घर मतलब खाने वाला घर, जहां खाना बनता है। तो रसोई घर किसके लिए बना है, स्पेशल खाना बनने के लिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके का जो संप्रदान तत्पुरुष है उसके अंदर अधिकार, मतलब कहने का रसोई घर बना है तो वो सिर्फ रसोई के लिए ही बना है, ठीक है। घुड़साल बनी है तो वो साल सिर्फ घोड़ों के लिए ही बनी है, ठीक है बच्चों। तो संबंध, तो सॉरी, संप्रदान तत्पुरुष के अंदर क्या आता है बच्चों, अधिकार, या इसके अंदर जो शब्द इस्तेमाल होते हैं क्या होता है बच्चों, के लिए। जैसे हमने कहा रसोई घर मतलब रसोई के लिए घर, ठीक है बच्चों। अब आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। अब आगे हम बात करते हैं अपादान। अपादान बच्चों, अपादान का मतलब यहाँ पे है से, यहाँ पे भी से है, लेकिन यहाँ से का मतलब होना है अलग होना, अलग होना। और बच्चों जो करण था, करण के अंदर भी से था भाई, करण तत्पुरुष में भी से था, करण से, ठीक है। अब यहाँ ये करण तत्पुरुष, इसके साथ भी से, अपादान तत्पुरुष इसके साथ भी से। तो यहाँ बच्चों कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो करण के अंदर से था, ठीक है, ये वाला से जो है उस शब्द का एक संबंध को दर्शाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा था अभी कि रस भरा, इसका मतलब है रस से भरा हुआ, लेकिन यहां बात होगी से मतलब अलग होना। जैसे यहां एक शब्द आता है पथ भ्रष्ट, ठीक है बच्चों, पथ भ्रष्ट। अब पथ भ्रष्ट का मतलब क्या है, अपने पथ से भ्रष्ट हो जाना, ठीक है। जैसे स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, भाई घर वालों ने बच्चे को कहाँ भेजा, दिल्ली भेज दिया, मुखर्जी नगर आया, तैयारी कर रहा है, या कहीं भी किसी अच्छे शहर में इलाहाबाद भेज दिया पढ़ने के लिए, ठीक है। अब पढ़ने आया, पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसी बीच में उसकी कुछ आदतें ऐसी हो गई कि वो उसका मन पढ़ाई से इधर उधर हटने लगा, दोस्तों के साथ मूवी देखना, इधर उधर घूमना फिरना, ये सारी चीजें उसके रूटीन में आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने पथ से
भ्रष्ट हो गया या अपने पद से हट गया, मतलब उसका जो पथ था क्या था, तैयारी करना, लेकिन वो तैयारी तो कर ही नहीं रहा। तो यहाँ क्या है, पथ से भ्रष्ट हो जाना, मतलब अपने पथ से अलग हो जाना, जहां उसे जाना था उधर नहीं जा रहा, दूसरे रूट पे चल दिया। तो पथ से भ्रष्ट मतलब भटक जाना। तो यहाँ से का मतलब क्या है बच्चों, अलग होना, ठीक है ना। और यहाँ से का मतलब है संबंध को दर्शाता है। तो अपादान तत्पुरुष के अंदर बच्चों जो से आता है वो हमेशा अलग होने की बात करता है, ठीक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरना, ठीक, पेड़ से पत्ता गिरना मतलब पेड़ से टूट के पत्ता गिरा, इसका मतलब पत्ता क्या हुआ, पेड़ से अलग हुआ। अब इसको क्या बोल सकते हैं हम, वृक्ष पतित, पेड़ पतित, कुछ भी बोल सकते हैं भाई। वृक्ष पतित, वृक्ष पतित मतलब वृक्ष से टूट के अलग होना। तो सिंपल सी बात है, यहां पे भी अलग होने की बात कर रहा है, पथभ्रष्ट, ठीक। इसी तरीके का देश निकाला, अगर हम बात करें देश निकाला, देश निकाला भाई, किसी व्यक्ति को देश निकाला दे दिया जाए, इसका मतलब उसने कोई ऐसा कार्य कर दिया है जो देश के अहित का है, ठीक है ना। तो अब उसको देश निकाला दे दिया गया, इसका मतलब देश से अलग कर दिया गया। तो यहां पर जो से संबंध आएगा वो अलग करने वाला आएगा, और करण तत्पुरुष के अंदर जो से आएगा बच्चों वो संबंध वाला से आएगा, ठीक है। तो ये आपका अपादान तत्पुरुष है। अब अगर हम आगे बात करते हैं बच्चों संबंध, संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। बच्चों यहाँ संबंध की बात हो रही है, संबंध का मतलब क्या है, किसी के साथ संबंध। अब जैसे यहां शब्द आता है क्या, राजरानी, राजरानी, राजरानी का मतलब बच्चों राजा की रानी, सिंपल सी बात है, राजरानी मतलब राजा की रानी, भाई राजरानी मतलब राजा की रानी, इस रानी का संबंध किससे है, राजा से। तो यहां की शब्द आया, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे हम दूसरा शब्द लिख लें राजपुत्र, ये क्या होगा, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। अब यहां पुत्र का संबंध किससे है बच्चों, राजा से, तो का आ गया, ठीक है ना। राज आज्ञा, जैसे हम लिखते हैं राज आज्ञा, अब राज आज्ञा का मतलब बच्चों राजा की आज्ञा, ठीक, या राज आज्ञा, राज आदेश, राजा का आदेश, ठीक, राज इच्छा, राजा की इच्छा, ठीक है। तो यहां पे इसी तरीके के जितने भी शब्द आएंगे सब एक दूसरे के साथ संबंध को दर्शाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर जितने भी शब्द आएंगे सबके अंदर जो विभक्ति या कारक चिन्ह होगा वो का, की, के इत्यादि आएंगे, या रा, री, रे, ठीक है बच्चों। अब अगर हम आगे बात करते हैं अपादान के बाद अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है बच्चों, अधिकरण तत्पुरुष। अब यहां अधिकरण मैंने आपको बताया था, अधिकरण में दो चीज आती है, में या पर, दो विभक्ति या कारक चिन्ह आते हैं। यहां पर इस तरीके के शब्द आते हैं बच्चों, जैसे आप बीती, आप बीती। अब आप बीती का मतलब क्या होता है बच्चों, आप बीती का मतलब होता है अपने आप पर बीती हुई। भाई आप बीती, आप किसी से कोई भी घटना सुनाएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं भाई जो मेरे पे बीती है। तो आप बीती मतलब अपने आप पर, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अपने आप पर बीती हुई। भाई अगर आप किसी को कोई ऐसी कहानी या घटना बता रहे हैं जो आप पर बीती है तो उसे आप क्या बोलोगे कि ये आप बीती घटना है। आप बीती मतलब जो मेरे पे बीती है, अपने आप पर बीती हुई, ठीक है। तो अधिकरण तत्पुरुष में इस तरीके के शब्द आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट करा देता हूं बच्चों, देखो जैसे देखो समास कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, 6 प्रकार के, ठीक है। अब इस 6 प्रकार में अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक, दिगु, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि और तत्पुरुष, ठीक है बच्चों। अब देखो एग्जाम के अंदर आप लोग ज्यादातर कंफ्यूजन में रहते हैं
या क्वेश्चन गलत करके आते हैं। मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूं। अब यहां अगर अव्ययी भाव समास है तो इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखना, अव्ययी भाव समास के अंदर प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा, अगर आपको प्रथम पद प्रधानता की भी याद ना रहे एग्जाम के अंदर तो आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि इस समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है बच्चों, उपसर्ग होता है। ठीक है, जैसे जन्म, जन्म के आगे आ लगा दिया तो ये शब्द क्या बना बच्चों, आ जन्म। ये क्या बन गया, आ जन्म। तो इसका मतलब आ क्या है, ये उपसर्ग। तो अव्ययी भाव समास का प्रथम पद प्रधान या उपसर्ग होता है। ठीक है। दूसरा, द्विगु समास के अंदर बच्चों क्या आता है, प्रथम पद में संख्या आती है। ठीक है, 2, 3, 4 जो भी आता है, जैसे दोपहर, जैसे बच्चों दोपहर, दोपहर। ठीक, तो इस तरीके से तिराहा, चौराहा, त्रिनेत्र, पंचमुखी, षटमुखी है, षटभुज, चतुर्भुज, जितने भी आते हैं सब किस में मिलेंगे आपको, द्विगु समास में। ठीक, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में हमेशा एक दूसरे के अपोजिट मिलेंगे या रोंग मिलेंगे। ठीक है बच्चों, प्रतिद्वंदी मिलेंगे, है ना। अब यहां एक शब्द है जैसे असुरास, असुरासुर। ठीक, अब असुरासुर अगर आपके सामने आया नया शब्द है तो आप देखोगे असुरासुर क्या है बच्चों। अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे या खोलते हैं या इसका समास विग्रह करते हैं तो इसमें दो शब्द बनते हैं। पहले वाले से क्या बनेगा, असुर। ठीक है, असुरासुर। एक सेकेंड, गलत हो गया बच्चों, एक सेकेंड। जैसे ये है धर्माधर्म। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको समास विग्रह करते हैं तो दो शब्द बनते हैं, धर्म और अधर्म। ठीक है, अब देखो धर्म का मतलब तो सभी जानते हैं, धर्म का मतलब क्या होता है, पुण्य। ठीक, और अधर्म का मतलब क्या होता है, पाप। तो सिंपल सी बात है, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जहां पर एक दूसरे का अपोजिट या प्रतिद्वंदी या विलोम दिखाई दे वहां आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक, कर्मधारय समास में पहले पद में विशेषण होता है, दूसरे में विशेष्य होता है। अब यहां जैसे मैंने आपको बताया था महादेव। ठीक है, अब महादेव के अगर हम इसको तोड़ते हैं बच्चों, समास विग्रह करते हैं तो महा और आप बाद में देव। भाई देव क्या कौन है, देव देवताओं को बोला जाता है, देवता तो कई प्रकार के हमारे यहाँ, लेकिन उसके सामने क्या लगा दिया, महा। महा शब्द क्या है भाई, विशेषता बता रहा है, कैसा देवता जो महान है। भाई कैसा देवता जो महान है, तो अगर हम किसी की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण बोलते हैं। तो यहाँ महान शब्द क्या है, एक विशेषण है, और विशेष से क्या होगा, देव। अब ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, महादेव के लिए। तो महादेव मतलब महान जो देव, महादेव, इसका मतलब शंकर भगवान। तो ये कैसा समास है बच्चों, कर्मधारय समास। दूसरा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के अंदर बच्चों दोनों पद मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ विशेष होता है। जैसे बहुव्रीहि समास के अंदर आता है, देखो बच्चों यहां सबसे ज्यादा क्या आते हैं, पर्यायवाची। पर्यायवाची के साथ साथ जितने भी देवी देवताओं के नाम मिलेंगे सब बहुव्रीहि समास में आएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कर्मधारय समास के अंदर नीलकंठ भी आता है, वो हमने पढ़ा था, त्रिनेत्र। अब नीलकंठ आया, कर्मधारय समास के अंदर है। महादेव कर्मधारय समास के अंदर है। ठीक है बच्चों, पीतांबर महा कर्मधारय समास के अंदर है। ठीक, अब ये कर्मधारय समास भी है। अब मैंने कहा कि जितने देवी देवता है वो बहुव्रीहि समास में भी हैं, तो नीलकंठ महादेव पीतांबर, इसका मतलब ये बहुव्रीहि समास में भी होंगे, क्लियर है। कर्मधारय में भी होंगे और बहुव्रीहि में भी होंगे। उसी तरीके से दिगु, तो दिगु की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो दिगु में आती है संख्या। संख्या में एक शब्द जैसे हम लिख लेते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र बच्चों, त्रिनेत्र किसके लिए आता है, महादेव मतलब शंकर भगवान के लिए, तो ये भी भगवान है। अब यहाँ त्रि की वजह से तीन संख्या है तो द्विगु समास भी है, लेकिन अगर भगवान है तो इसका मतलब है बहुव्रीहि समास भी है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं बच्चों जो आपको द्विगु में भी मिलेंगे, ये हम बोल देते हैं जैसे चतुर्भुज। ठीक है बच्चों, चतुर्भुज। अब ये चतुर्भुज किसके लिए आता है, विष्णु जी के लिए। अब विष्णु भगवान, अब चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं वाला, तो चार भुजाएं इसका मतलब क्या है, द्विगु समास, लेकिन भगवान विष्णु है तो बहुव्रीहि समास भी है। तो अगर ऐसी कंडीशन में बच्चे ज्यादातर एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन गलत करके आते हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हमें कब क्या लगाना है। ऐसी कंडीशन में बच्चों आपको एक चीज ध्यान देनी है,
मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर मान लो क्वेश्चन के अंदर ये चतुर्भुज दे दिया, ठीक है बच्चों, चतुर्भुज में कौन सा समास है, चतुर्भुज में कौन सा समास है, ठीक है बच्चों। अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि चतुर्भुज में कौन सा समास है, और इसमें ऑप्शन है आपके बच्चों बहुब्री, बहुब्री, बी ऑप्शन है आपका कर्मधारय, कर्मधारय, सी ऑप्शन है आपका द्विगु, और डी है आपका द्वंद्व, ठीक है बच्चों। अब चार ऑप्शन आपके पास हैं, बहुब्री, कर्मधारय, द्विगु और द्वंद्व। अब चतुर्भुज की बात हो रही है, मतलब चार भुजाओं वाला, भाई चतुर्भुज चार भुजाओं वाला भगवान विष्णु। अब भगवान चार भुजाएं हैं तो इसका मतलब द्विगु समास भी है, भाई अगर चार भुजाएं हैं तो द्विगु समास भी है, ठीक, और भगवान है तो बहुब्री समास भी है। तो अभी यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें लगाना क्या है एग्जाम के अंदर, ठीक है। जिसको चतुर्भुज पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि संख्याओं की बात हो रही है तो वो द्विगु लगा देगा, और जिसको भगवान पे ज्यादातर कॉन्फिडेंस होगा कि भगवान है तो बहुब्री में आएगा तो बहुब्री लगा देगा। ऐसी कंडीशन में बच्चों अगर क्वेश्चन आता है और भगवान है और बहुब्री ऑप्शन में दिया है तो पहले आपको इसको वरीयता देनी है। 101% क्वेश्चन ये सही जाएगा। अगर भगवान भी है और उसके साथ साथ कोई दूसरा समास भी और वो भी दिया हुआ है तो आपको पहले बहुब्री लगाना है, ठीक है। अब इसी तरीके से चतुर्भुज की जगह पे नीलकंठ दे दे। अब यहाँ पे दे दे क्या कि नीलकंठ, ठीक है बच्चों, कि नीलकंठ में कौन सा समास है, तो नीलकंठ मतलब नीला है गला जिसका अर्थ है शंकर भगवान, कर्मधारय समास है, ठीक। अब ऑप्शन में आपके पास यही है कर्मधारय, बहुब्री, द्विगु और द्वंद्व। अब अगर नीलकंठ की बात हो रही है तो इसमें दो ऑप्शन होंगे, ठीक है बच्चों, एक होगा आपका कर्मधारय और दूसरा ऑप्शन बहुब्री। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको पहले क्या लगाना है, मैंने बताया आपको अगर भगवान है और वो कर्मधारय भी है और बहुब्री भी है तो आपको क्या लगाना है, बहुब्री समास लगाना है, ठीक है। हाँ अगर वो भगवान नहीं है तो फिर आपको कर्मधारय ही लगाना है, ठीक है ना। लेकिन अगर भगवान है तो आपको पहले क्या लगाना है, बहुब्री समास, ठीक है बच्चों। तो एक बार से दोबारा देख लीजिए, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान या पहला पद प्रधान होने के साथ साथ उपसर्ग, द्विगु समास का पहला शब्द संख्यावाचक, द्वंद्व समास दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कर्मधारय समास पहला पद विशेषण, उत्तर पद विशेष्य, बहुब्री समास दो अलग अलग शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं लेकिन अर्थ विशेष देंगे, विशेषकर पर्यायवाची या सभी देवी देवताएं, ठीक है बच्चों। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंदर भी अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों समास क्लियर हो गया होगा और समास से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। कुछ शब्द जो आपको नए मिलेंगे वो मैं आपको जब हम इसका रिवीजन करेंगे या रिवाइज करेंगे उस समय क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।